अब हिचकियाँ आती है तो पानी पी लेता हूँ। अब हिचकियाँ आती है तो पानी पी लेता हूँ। ये वहम भी अब छोड़ दिया कि कोई हमें याद करता होगा। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लगातार लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को भी लगातार लेकर चल रहे हैं दोस्तों। और उसी श्रृंखला की कड़ी में, मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला की कड़ी में ही जिस प्रकार से हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे, कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया कांग्रेस के प्रमुख गर्मपंथी नेताओं के बारे में, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग चर्चा करेंगे कांग्रेस के प्रमुख नरमपंथी नेताओं के बारे में। थोड़ा सा अगर इसकी पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा कर ले दोस्तों, तो पृष्ठभूमि में आपको कल ही बताया गया। यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे और आपने नोट्स नहीं बनाया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक है वहां पर दोस्तों, और प्लेलिस्ट में जाकर और क्लिक करें और अपना बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करें और अच्छे तरीके से अपना प्रिपेयर करें, ताकि आप एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर कर सकें। किसी भी पॉइंट को यहाँ छोड़ा नहीं जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के आज उसी श्रृंखला में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रमुख नरमपंथी नेताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। वे नेता जो गांधी जी के विचारधाराओं से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे, वे नेता जो चाहते थे कि गांधी जी के विचारधाराओं में शक्ति है, गांधी जी के बातों में शक्ति है, गांधी जी के दूरदृष्टता में शक्ति है, गांधी जी जैसा बोलते हैं शायद उसी प्रकार से आज़ादी मिलने में आसानी हो। और बात भी सही था, गांधी जी के विचारों से ही हमें आज़ादी मिली। और किस प्रकार से गांधी ने, हमारे बापू ने किस प्रकार से भारत को आज़ाद करवाया अहिंसा का पाठ पढ़ा के, है ना, उसी प्रकार से आज़ादी मिली हमको। खैर, हिंसक भी हुए लोग, क्रांतिकारी भी हुए, उनका भी योगदान बहुत है, लेकिन महात्मा गांधी का भी योगदान बहुत है। और ये महात्मा गांधी के विचारधाराओं से प्रेरित थे प्रमुख नरमपंथी नेता। जैसा कि आप देख सकते हैं, नरमपंथी का मतलब लड़ाई झगड़ा से दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं था, लड़ाई झगड़ा से किसी भी प्रकार का ये मतलब ही नहीं रखते थे, है ना। तो उन्हीं में से सभी नेताओं के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे आपको दोस्तों, है ना। तो आइए सबसे पहले हम प्रमुख नरमपंथी नेताओं में जो नेता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग चर्चा करेंगे चित्तरंजन दास के बारे में। आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास के बारे में बात करें। इनका संबंध बंगाल से था और इन्हें देश बंधु कहा जाता था। एकदम कन्फ्यूजन करने की बात नहीं है, दो चीज़ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है व्यक्तियों को, है ना, कि देश बंधु किसको कहते हैं और दीन बंधु किसको कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि देश बंधु हमारे चित्तरंजन दास को कहा जाता था और दीन बंधु CF एंड्रयूज़ को कहा जाता था, जिसने बापू की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। आप नोट डाउन करते चले दोस्तों, बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनेगा। बापू की उपाधि CF एंड्रयूज़ ने महात्मा गांधी को दी थी और उन्हीं को दीन बंधु कहा जाता था। उनको दीन बंधु और इनको देश बंधु कहा जाता था। बहुत बेहतर तरीके से आपको सोचना है और बहुत बेहतर तरीके से इसको याद रखना है। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि जब 1922 के गया अधिवेशन हुआ, 1922 में गया अधिवेशन हुआ, बिहार के गया में अधिवेशन हुआ, तो उस समय बेचारे ये गया के सेंट्रल जेल में बंद थे और जेल में रहते हुए इन्होंने अध्यक्षता कर दी। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया और यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के उस अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने जेल में रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो वो चित्तरंजन दास ही थे दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको बेहतर तरीके से इसका नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। कि देश बंधु की उपाधि किसको मिली? तो चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को जेल में रहते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता किन्होंने की? तो चित्तरंजन दास ने। अगर बात करें तो 1922 में अध्यक्षता की है, लेकिन कांग्रेस से कुछ मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और 1 जनवरी 1923 को, उस समय देखिए जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू वगैरह, इन लोगों का गुट था ये, है ना, इन लोगों का गुट था ये। तो इन लोगों के गुट ने एक नए पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। कौन सा पार्टी दोस्तों? स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 को गठित किया गया ये और इसके प्रथम महासचिव बने मोतीलाल नेहरू, जबकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास खुद, है ना। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर नोट डाउन करते चलना है कि
स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई और इसके प्रथम महासचिव मोतीलाल नेहरू थे और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास थे। बात करें इनकी, तो चित्तरंजन दास से आपको बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने के लिए मिलेगा कि इनकी मृत्यु 1925 में हुई। वकालत से तो जुड़े हुए थे ही, आप जानते हैं कि वकालत से जुड़े हुए थे, प्रसिद्ध वकील थे चित्तरंजन दास। लेकिन देखिए चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद दोस्तों, है ना, बंगाल में इनके सम्मान में एक शहर का स्थापना किया गया जिसका नाम रखा गया चित्तरंजन नगर। और ये चित्तरंजन नगर सिर्फ चित्तरंजन दास के लिए नहीं फेमस है, बल्कि चित्तरंजन नगर में इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन का कारखाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन कारखाना कहाँ है भारत में? तो चित्तरंजन नगर बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन नगर में है इलेक्ट्रिक रेलवे कारखाना। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास से ये प्रमुख पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना, और बेहतरीन तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के, है ना। अगले जो नरमपंथी नेता है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। मोस्ट नोटेबल पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि महाराष्ट्र का सुकरात किनको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात भी इन्हीं को कहा जाता है। यदि आप सुकरात के बारे में नहीं जानते हैं तो आप याद करें कि सुकरात, देखिए, है ना, सुकरात किनके गुरु थे? तो आपको याद रखना चाहिए कि सुकरात जो थे सिकंदर के गुरु। देखिए दोस्तों, सिकंदर के जो गुरु थे वो थे प्लूटो, और प्लूटो के जो गुरु थे वो अरस्तु, और अरस्तु के जो गुरु थे वो सुकरात थे। आपको याद रखना है। सिकंदर के गुरु सॉरी ये गलत हो गया कि नहीं, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लूटो, और प्लूटो के गुरु थे कौन? सुकरात। सुकरात, है ना। तो सुकरात से वहाँ से चलना है आपको कि इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। ये गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहलाते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु। अब देखिए यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन? कि गोपाल कृष्ण गोखले ही वो थे, है ना, जो एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ये न्योता देने गए थे कि गांधी जी आप अफ्रीका में बहुत कर लिए, आप अफ्रीकन लोगों के लिए, काले लोगों के लिए, अब आपके भारत देश में ऐसा ऐसा हो रहा है गांधी जी। क्योंकि गांधी जी का पूरा प्रचार प्रसार हो गया था ना, जब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने एक प्रकार से आंदोलन चलाया था, रंगभेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो एक प्रकार से उनका बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सामने इनका जो आंदोलन करने का तरीका था वो अहिंसात्मक था, इसमें किसी भी प्रकार का मार काट नहीं होता था दोस्तों। और ये पसंद आया नरमपंथी नेताओं को, और नरमपंथी नेताओं ने गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला कि गोपाल जी आप जाइए और जाके महात्मा गांधी को आप क्या बोलिए, महात्मा की उपाधि तो अभी मिली नहीं, गांधी जी को क्या बोलिए कि गांधी जी को भारत आने के लिए बोलिए, इनका पैतृक घर है ये, है ना, गांधी जी को भारत आने के लिए बोलिए, और यहाँ के भारतीयों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, है ना, अपने देशवासियों के लिए लड़ने के लिए बोलिए, अपने देशवासियों के लिए सत्याग्रह करने के लिए बोलिए, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले एकमात्र ऐसे नेता थे जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। आपको बेहतर तरीके से इसको याद रखना है और उसका नोट्स बनाते चलना है कि गोपाल कृष्ण गोखले एकमात्र ऐसे नेता थे जो गांधी जी से मिलने के लिए गए थे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने एक समाचार पत्र का भी संपादन किया, सुधारक नामक समाचार पत्र का संपादन इन्होंने ही किया। इसके अलावा 1905 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले ही ने लिखी। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का पुस्तक किसने लिखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर याद रखते चलना है। अगले जो नरमपंथी नेता है वो दादा भाई नेरोजी हैं। अगर दादा भाई नेरोजी के बारे में बात करें दोस्तों, तो दादा भाई नेरोजी के बारे में आपको चर्चा करना चाहिए, है ना, कि देखिए ये कांग्रेस में उस समय सबसे वयोवृद्ध थे, इसीलिए इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन का वयोवृद्ध पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम का वयोवृद्ध पितामह या राष्ट्रीय आंदोलन का वयोवृद्ध पितामह। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से रखिएगा कि ये ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय थे, है ना। ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय यही थे, दादा भाई नेरोजी। अब देखिए ये एक प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों की नीतियों को
एक तरह से उजागर करने के लिए 1868 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम दिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने इस पुस्तक का नाम दिया। अब इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, और यहीं से क्वेश्चन आपको बनेगा, ध्यान में रखना है कि इन्होंने इसमें कहा दोस्तों कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में दादा भाई नेहरू जी ने ये सटीक रूप से लिखा है ना कि धन का निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट है और धन का निष्कासन से भारत धीरे 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 कमज़ोर होते चला जा रहा है। अंग्रेजों की कोई भी ऐसी नीति नहीं है कि वो भारत के संदर्भ में, भारत के समाज सुधार में, भारत के धार्मिक सुधार में, भारत के अन्य सुधारों में दिलचस्पी ले। अंग्रेज बस थोड़ा बहुत काम इसलिए कर देते हैं कि अंग्रेज को यहाँ से धन का निष्कासन करना है, और इसी धन के निष्कासन के सिद्धांत को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन्होंने इसी में सबसे पहली बार प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने वाले भारतीय यही थे। इन्होंने बोला कि यार प्रत्येक भारतीय का सालाना प्रति व्यक्ति आय कितना है मालूम है? 20 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी एक साल में एक व्यक्ति, एक भारतीय व्यक्ति 20 रुपया ही मात्र कमाता है और उसी 20 रुपया से अपना भरण पोषण करता है। सोचिए तो दोस्तों, उस समय 20 रुपये का वैल्यू था, है ना, 20 रुपया थी पैसा कुछ, उस समय एक आना दो आना का ज़माना था तो 20 रुपया था। समझिए कि एक साल में 20 रुपया अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 1.5 रुपया होता है, लगभग 1.5 रुपया या 1 रुपया 70 पैसा 75 पैसा होता है। यानी एक महीना में 1 रुपया 70 पैसा 75 पैसा कमाता था एक व्यक्ति और अपना जीवन यापन कर लेता था। सोचिए, और इसी को अनिष्टों का अनिष्ट इन्होंने कहा, है ना। कांग्रेस के सबसे अधिक बार रहने वाले अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष रहे और दादा भाई नेहरू जी भी 3 बार अध्यक्ष रहे। ये 3-3 बार दोनों अध्यक्ष रहे, है ना। इसको बहुत बेहतर तरीके से आपको ध्यान में रखते चलना है और याद करते चलना है ना। आइए उसके बाद हम लोग जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको क्या ही बताएं, है ना। इनका जन्म जो था दोस्तों आपको मालूम ही है कि इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर ही टेंशन ये हो जाता है कांग्रेसी नेताओं के लिए कि 31 अक्टूबर को जन्म दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और 31 अक्टूबर को मृत्यु हुआ था किसका? इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था। अब कांग्रेस वाला यही दिमाग लगाते रह जाता है कि हम शोक मनाएं कि जन्म दिवस मनाएं, शोक मनाएं कि जन्म दिवस मनाएं। आधा अब इनकी उपाधियों से अगर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधियों से अगर चर्चा करें हम, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि देखिए, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अब भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, इन बातों को हम समझेंगे और इन बातों को जानेंगे और बहुत बेहतर तरीके से जानेंगे, है ना। जैसे कि अगर बात करें तो अंग्रेजों ने जब भारत को बांटा, जब भारत को अंग्रेजों ने बांटा तो भारत और पाकिस्तान में बांट दिया। आमतौर पर कहिए कि इसके 2 टुकड़े कर दिए, यानी कि 2 टुकड़े क्यों कहे हैं हम, 3 टुकड़े बोलिए इसको। जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान के हिस्से में ही था, है ना। तो भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, लेकिन बांटने के साथ भी ऐसा करके गए कि लड़ाई झगड़ा करते रहे। इन्होंने क्या कहा, भारत और पाकिस्तान के प्रिंसली स्टेट को, प्रिंसली स्टेट का मतलब जो राजा रजवाड़े चलते थे, है ना, उन प्रिंसली स्टेट को क्या कहा कि चाहे तो आप भारत के साथ मिल जाइए, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, या तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वतंत्र अपना राज्य चलाएं तो आप स्वतंत्र अपना राज्य चलाइए। अब बताइए कि क्या ये संभव है कि एक बड़ा सा देश है और उसमें एक छोटा सा देश बने, यानी छेद हो? क्या ये संभव है? क्या ये बेहतरीन है? नहीं बेहतरीन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना यही दिमाग लगाया और अपना यही दिमाग लगा के दोस्तों लगभग 550 से अधिक प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि एक तरह से जोड़ लिया भारत में और अखंड भारत का निर्माण किया, और इसीलिए इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर आपने बिस्मार्क का नाम सुना होगा, ऑटोमन बिस्मार्क का, तो ये जर्मनी के एकीकरण के पिता कहे जाते हैं और जर्मनी का एकीकरण इन्होंने किया। आपने पढ़ा होगा कि एक छोटे से प्रसा नाम की जगह को इन्होंने धीरे धीरे सबको जोड़ जोड़ के साम्राज्यवाद कर करके
और एक बड़े जर्मनी का निर्माण किया जो आज दुनिया का एक विकसित देशों में गिनती आता है दोस्तों, है ना। और वही काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और एक तरह से अखंड भारत का निर्माण किया, इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं को दोस्तों, है ना, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है ना, कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री बनना था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब जनमत करवाया गया, जनमत का मतलब बोल रहे हैं यानी कि वोटिंग जब करवाया गया, तो वोटिंग करवाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक वोट आ गए कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम वोट करवाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना प्रधानमंत्री बनेंगे। और बेहतरीन होता अगर ये प्रधानमंत्री बनते तो, है ना। लेकिन महात्मा गांधी का ये वीटो पावर था कि उनका मानना था कि नहीं, हमको जवाहरलाल नेहरू को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना है, हमको जवाहरलाल नेहरू को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखना है, और महात्मा गांधी की बातों को कोई काट नहीं सकते थे। इसलिए महात्मा गांधी के वीटो पावर के कारण जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन मिला तो किसको था दोस्तों, है ना, मिला तो वोटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, बड़ा दिल दिखाते हुए और इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दी। बोले कि ठीक है जो भैया तू ही रखो प्रधानमंत्री का कुर्सी, हम बापू का कहना मान रहे हैं, बापू की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम ही रखो, है ना। इनको प्रथम गृह मंत्री बनाया गया भारत का और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी इनको भारत का बनाया गया दोस्तों, है ना। आमतौर पर उप प्रधानमंत्री के पद का कोई व्याख्या नहीं है संविधान में, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं वो किसी न किसी बड़े मंत्रालय के मंत्री भी होते हैं, जैसा कि प्रथम गृह मंत्री ये बनाए गए, है ना। ध्यान में रखना है आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही देन था दोस्तों कि आज इतना भी कश्मीर हमारे पास है, वरना पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हिंदी चीनी भाई भाई और शांति समझौता करने ही से नहीं थकते थे, है ना। उनका मानना था कि नहीं, पाकिस्तान को जितना दे दो उतना सही है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंत में बोलते रह गए, यदि हम पढ़ाएंगे आपको इस प्रकार से आगे की क्लासेस होंगी तो आपको जब पढ़ाएंगे कश्मीर का विलय के बारे में, जूनागढ़ का विलय के बारे में, या फिर हैदराबाद के विलय के बारे में, किस प्रकार से इन 3 स्टेटों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था, तो उस समय समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री आपकी जवाहरलाल नेहरू की भूल ही है जो आज पीओके जैसा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है दोस्तों, है ना। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, वैसे कड़े नेता होते, कद्दावर नेता होते, तो आज पीओके जैसा क्षेत्र अब दिखता ही नहीं, पीओके हमारे हिस्से में होता, है ना। इसीलिए ध्यान में रखना है कि इनको सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन महिलाओं के लिए आंदोलन को सफल बनाया, उसका नेतृत्व किया और इनको सरदार की उपाधि दी। बोला आप हमारे सरदार हैं, सरदार है, सरदार है। सरदार का मतलब होता है सिरमौर है, आप हमारे राजा हैं, है ना। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। भारत का मिसवार इनको कहा जाता है, आपको पता ही है ना। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, ज़्यादा दिन जी नहीं पाए बेचारे, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पिक्चर भी बना हुआ है। सबसे ऊंचा मूर्ति दुनिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं का है, लगभग 183 मीटर ऊंचा है। आप जाकर अगर देखना चाहें तो नर्मदा नदी के तट पर आपको गुजरात के नदियाल क्षेत्र में मिल जाएगा। आप ये सब नोट डाउन करते चले, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कांस्य की प्रतिमा है दोस्तों, है ना, L&T कंपनी ने बनाया है इसको। आप इन सभी बातों को याद रखें और बहुत बेहतर तरीके से याद रखें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों कि ये छोटी सी श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। हम लोग कल इसी कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना, आगे के कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। आशा करते हैं कि ये बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें अपने भाई का। धन्यवाद दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।